हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू विन नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में अध्ययन किया था। इसमें 8 संप्रदाय थे। 4 संप्रदाय का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब 5वां संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। आप यहाँ नोट कर लीजिए, मनोविश्लेषणवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, साइको एनालिसिस। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इस संप्रदाय का उद्भव हुआ था। मनोविश्लेषणवाद का उद्भव 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। तो सिगमंड फ्रायड। ये कहाँ पैदा हुए थे? ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ये एक प्रकार के चिकित्सक थे, वो भी वियना के चिकित्सक थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वहीं पे एक चिकित्सक थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा अचेतन मन पर जोर दिया था। किस पर? अचेतन मन पर। अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। अचेतन मन में जो है हमारी जो इच्छाएं जो दबी रहती हैं, उसे पूरा करने की इच्छा तो होती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाती हैं और वो इच्छाएं हमारी दबी रह जाती हैं। और वो सभी इच्छाएं हमारे अचेतन मन में होती है, क्योंकि वो इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जब भी हम उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में कुछ निगेटिव बातें आ जाती हैं, निगेटिव ख्याल आने लगते हैं। इस वजह से हम उस इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते और वो अतिरिक्त इच्छाएं अचेतन मन में दबी हुई रहती हैं। बहुत दिनों बाद जब कभी अवसर प्राप्त होता है, तब हम इन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है अचेतन मन। तो सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन पर ज़्यादा जोर दिया था। अचेतन मन की स्टडी में 2 विधियाँ आती हैं मेनली। एक होता है स्वप्न विश्लेषण और दूसरा है मुफ्त साहचर्य वाले शब्द प्रवाह। स्वप्न विश्लेषण क्या होता है? ड्रीम एनालिसिस। मनुष्य क्या होता है कि बहुत ऐसी उसकी अंदर इच्छाएं होती हैं जो वो डायरेक्टली तो पूरा नहीं कर पाता, वह स्वप्न में सोचकर करने का प्रयास करता है। तो उसके स्वप्न के आधार पर अध्ययन किया जाता है उसके अचेतन मन का। दूसरा है मुफ्त साहचर्य वाले शब्द प्रवाह। इसमें क्या होता है कि कुछ शब्दों की सूचियाँ होती हैं जिसको व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक एक करके शब्द प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें कहा जाता है, इस शब्द में से कोई शब्द चुनने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले वो जिस शब्द को चुनता है तो उससे ये पता लगाया जाता है कि ये शब्द क्यों उसके मन में पहले आया। इसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है, उसके मन का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है, जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी असामान्यता को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। असामान्य व्यक्ति मतलब जिसके व्यवहार सामान्य ना हो, कभी गुस्सा कभी कुछ। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें असमानता होती है, असामान्य लोगों से सामान्य नहीं होते हैं, तो उनकी असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है मनोविश्लेषणवाद में। इसमें सिगमंड फ्रायड ने जो है अचेतन मन का तुलना जो है वो आइसबर्ग से किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि जो सिगमंड फ्रायड हैं उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा है। पहला है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन, तीसरा है अचेतन। चेतन मतलब कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन अनकॉन्शियस माइंड।
जो कार्य हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, दिखता है, वो सब चेतन मन के आधार पर होता रहता है। अर्धचेतन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो अर्धचेतन में रहता है। और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, इसमें वो दबी इच्छाएं रहती हैं जो दबी रह जाती हैं। वो कभी कभी अवसर प्राप्त होने पर उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं मनुष्य। चेतन मन जो है वो 1/10 भाग होता है मन का, और 9/10 भाग जो है वो अचेतन मन का होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एडलर व युंग दो ऐसे शिष्य हुए थे सिगमंड फ्रायड के, जिन्होंने उनके संप्रदाय को, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। अगला संप्रदाय है यहाँ पे भी कट गया है, उसको नोट कर लीजिएगा। यह है मानवतावाद संप्रदाय। इसमें क्या होता है, जो मानव मूल्य, नैतिकता होती है और मानव की जो चिंता करते हैं मानव, उन पर ध्यान केंद्रित करके उसका अध्ययन किया जाता है। मानव कोई भी कार्य करता है तो वो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, मतलब कोई भी कार्य करने के पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ये मानवतावाद संप्रदाय के अंतर्गत ये ऐसा तथ्य आता है कि मानव जो है वो कोई भी कार्य करे तो बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करता है, और उसके मानव मूल्यों, नैतिकता और उसके चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मानवतावाद में क्या होता है, जो मानव के अंदर नैतिकता के गुण होते हैं उनका निर्णय लिया जाता है। नैतिकता और न्याय का पक्ष लिया जाता है मानवतावाद में। जो मास्लो, आलपोर्ट और कार्ल रोजर्स थे वो मानवतावादी थे, इस संप्रदाय से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा कि मानवतावादी संप्रदाय से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन थे, मास्लो, आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का उद्भव हुआ था। कब हुआ था? पुनर्जागरण के दौरान। मास्लो ने अपना सिद्धांत दिया था, नैतिक दुविधा का सिद्धांत। इसको याद रखिएगा, इसको अलग एक टॉपिक बना के पढ़ाएंगे, इसको बस याद रखिए। मास्लो का सिद्धांत क्या था? नैतिक दुविधा का सिद्धांत। आलपोर्ट का सिद्धांत था शीलगुण सिद्धांत, व्यक्तिक विभेद के ऊपर जोर दिया था इन्होंने, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस पर जोर दिया था इन्होंने। अगला संप्रदाय है संज्ञानवाद, कॉग्निटिव। इसके फाउंडर कौन थे? जीन पियाजे व टॉलमैन थे। आप लोगों ने सुना होगा जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्होंने किस पे जोर दिया? वातावरण के साथ अनुकूलन में संज्ञानात्मक योग्यताओं एवं प्रक्रिया पर अध्ययन पर जोर दिया। कहने का मतलब है कि हमारी जो भी संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, संज्ञानात्मक योग्यताएं मतलब बौद्धिक क्षमता जो होती है, मानसिक शक्तियां जो होती हैं, ये सभी जो है हमें वातावरण के प्रति अनुकूलन में सहायता प्रदान करती हैं। इन्होंने इसकी प्रक्रिया पर अध्ययन करने पर जोर दिया कि हमारी जो योग्यताएं हैं वो वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा जोर दिया था। समायोजन कैसे होता है? हमारी जो योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं, बौद्धिक योग्यताएं, शारीरिक योग्यताएं,
ये क्या करती हैं, हमें वातावरण के प्रति समायोजन के लिए सहायता प्रदान करती हैं। इसमें क्या होता है, हम मेंटल एबिलिटीज़ मतलब मानसिक योग्यता का अध्ययन करते हैं, और होल प्रोसेस हाउ पीपल अडॉप्ट मतलब उस प्रोसेस का भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार मानव जो है वातावरण के साथ अनुकूलन प्राप्त करता है। इसका प्रोसेस जो है उसका भी अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म। इसके जनक कौन थे, कोहलर। इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। इसका उद्भव कब हुआ था, 1912 ईस्वी के आसपास इसका उद्भव हुआ था। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णता। मतलब आदमी किसी चीज़ को अगर समझना चाहता है तो उसको पूरी तरह से समझना होता है। आप लोग जानते हैं अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमें ज्ञान पूरी लेनी चाहिए। अगर हम प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देखकर उसका अनुभव करते हैं, उसके व्यवहार का अनुभव करते हैं, तो हम चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो समग्रवादियों का यही सिद्धांत था, इन्होंने इसी पर जोर दिया। कोहलर, कोफका, लेविन ये समग्रवाद से संबंधित थे, गेस्टाल्टवादी थे, ये भी याद रखिएगा। इसमें अनुभव और व्यवहार पर जोर दिया जाता है, मतलब संपूर्णता पर बल दिया जाता है। संपूर्णता पर बल दिया जाता है, इसका मतलब कि इसके अंतर्गत अनुभव और व्यवहार दोनों आते हैं। मनुष्य किसी चीज़ को देखता है, देखकर अनुभव करता है, फिर उसके बाद उसका व्यवहार जानने की कोशिश करता है, फिर वो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता है। इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है संपूर्णता पर। इस संप्रदाय का शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसमें पहले क्या होता है, आदमी सीखता है, लर्निंग करता है, उसके बाद थिंकिंग करना होता है। थिंकिंग के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त हुई सीखने और सोचने के बाद उसको अपने मेमोरी में रखता है। तो ये 3 प्रोसेस हुए जैसे हम किसी चीज़ को संपूर्णता के साथ सीख सकते हैं। कोहलर की एक पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन्होंने 1959 में लिखा था, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इन्होंने एक चीज़ और कहा था, समग्रवादियों ने, सीखने में अंतर्दृष्टि। कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसमें सूझ का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सूझ क्या होता है, आकस्मिक होती है। कभी कभी हम कुछ से सीखते हैं तो सीखते सीखते आकस्मिक मुझे ऐसा आभास होने लगता है, उस काम को करने के लिए हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि ये काम इस तरीके से करेंगे तो ये काम जो है सही से होगा, तो सूझ आकस्मिक होती है। हम इसमें क्या होता है, समग्रवादियों ने कहा कि अलग अलग हिस्सों में समस्या का समाधान नहीं बल्कि एज ए होल समाधान करता है। हम कोई भी समस्या मेरे सामने है तो उसको जब तक वो समस्या पूरी तरह समाप्त ना हो जाए तब तक हम उस समस्या का हल करते रहते हैं और पूरे तरीके से करते हैं, अलग अलग हिस्सों को बांटकर नहीं। धन्यवाद। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का PDF नोट प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। धन्यवाद।